अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। जब किसी भी चीज़ में ज़्यादा इल्तिवा आ जाए, ज़्यादा मुद्दत गुजर जाए और आपस में कांटेक्ट या कम्युनिकेशन ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा होती हैं। ये हम सब जानते हैं और ख़ास तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव मामला पे ये बहुत अहम है। आज की अगर खबरों की तरफ नजर डाली जाए तो मेरे लिए सबसे अहम बात यह है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का 13 माह के बाद एक इजलास होता है जिसमें वजीर आजम इमरान खान साहब की तमाम ही सूबों के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात होती है। इसके अंदर कुछ अहम फैसले जो लिए जा रहे हैं उसमें एक बात पे कंसेंसस है कि रॉयल्टी जो गैस के हवाले से यानी कुदरती गैस जिन प्रोविंसेस से निकलती है जिसमें बलूचिस्तान है, सिंध है, उसमें कोशिश ये की जा रही है कि रॉयल्टी उन्हीं सूबों को दी जाए ताकि दैट इज गोइंग टू बी अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर देम। इसके अलावा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ा अहम मामला है। खास तौर पर जिस तरह के कहा गया कि हम इस बात पे तो बहस करते हैं कि पाकिस्तान में वाटर मैनेजमेंट हमारी बहुत अच्छी नहीं है, हमने डैम्स नहीं बनाए कुछ सालों से, लेकिन इससे भी अहम ये बात है कि जो डैम्स बनाए हैं उसने इंडस बेसिन को बिल्कुल ही बेयाबान कर दिया। यानी एक हरा भरा ऐसा इलाका जहां पे खेती बाड़ी हुआ करती थी जो अपने फर्टाइल लैंड की वजह से मशहूर था, आज वहां पे आप देखें तो बिल्कुल सहराई रेगिस्तानी सिचुएशन है। तो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन और साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिवली वापडा के जो एहलकार हैं, जो ओहदेदार हैं, उनकी तैनाती पर भी आपसी कंसेंसस होना बहुत लाजिम है। मेरे ख्याल में इस तरह की मुशावरती मीटिंग काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का रेगुलरली होना एक जमहूरियत को फाल बनाने में बहुत ही कलीदी किरदार अदा करता है। इसके अलावा जी दूसरी खबरों में देखें तो एहतसाब का अमल आगे बढ़ रहा है। जिस तरह की कल की बड़ी खबर ये थी कि एक और साबिक फेडरल मिनिस्टर यानी प्रोफेसर एहसन खान साहब को इस वक्त रिमांड में लिया गया है और इसके लिए नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का जो केस है उसके सिलसिले में नैब ने इनको अपनी तहवील में लिया है। सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो हमारे मामलात हैं, हर वक्त ऐसी खबर का आना हमें थोड़ा सा धचका देती है। इसका इम्पैक्ट हम देख सकते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज पे आता है, बिजनेस अनसर्टनिटी पे आता है, वैसे ही क्लोजिंग ऑफ द ईयर है, लेकिन एहतसाब का अमल इसी तरह आगे बढ़ना चाहिए और इससे हम जो प्रोसीजर्स, कवानीन, कवायद को और जो नज़ीर बनाएं वो बड़ी अहम है। आगे बढ़ते हैं जी प्रोग्राम में आपको ये भी बताएं कि जिस तरह के सर्द हुआ है तो हमने लास्ट ईयर भी आपको बड़े डिटेल में बताया था कि पाकिस्तान बना डेस्टिनेशन विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का, और ये विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से मुनक्किद किया जाता है। और नलतर वैली में हम देखते हैं कि न सिर्फ पूरे पाकिस्तान से बल्कि पूरी दुनिया से जो शायकीन हैं विंटर स्पोर्ट्स के यहाँ पे पहुँचते हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की होनहार फीमेल खिलाड़ी सादिया खान के नाम से मंसूब जो सादिया खान कप है, जो ख़ास तौर पर विमेन के लिए जो आइस स्केटिंग और मुख्तलिफ इस तरह के विंटर रिलेटेड स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती हैं, उनके लिए सादिया खान कप का इनेकाद साल 2019 के लिए भी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लास्ट ईयर भी नहीं बल्कि इसी साल की शुरुआत में फरवरी में हम देख रहे थे कि जनवरी फरवरी में वहाँ पे ये टीम्स मौजूद थी। इस दफ़ा मेरे ख्याल में माहौलियाती सूरत हाल को देख के, मौसम को देख के इसको जल्दी किया जा रहा है। कैंप लग चुका है, पूरे पाकिस्तान से जो खवातीन एथलीट्स हैं पहुँच चुकी हैं। सादिया खान कप की तैयारी जोरों शोरों पर है। इसके बाद अब आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पाकिस्तान भर से जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो सेमी प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं, अपनी रैंकिंग को बनाए रखते हुए और पूरी दुनिया से भी जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के इस कुदरती हुस्न से माला माल नलतर वैली में पहुंचेंगे और अपना फन, अपना जो टैलेंट है वो दिखाएंगे। आइए सबसे पहले आपको इसके बारे में एक क्लिप दिखाते हैं, किस तरह वहां पर तैयारियां हो रही हैं। उसमें कुछ झलकियां हैं पिछले फेस्टिवल की, इस दफा की तैयारियों की। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग टाइम और इसकी जो कवरेज है, इसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो आप देख सकेंगे आज पाकिस्तान पे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ इट। जी जनाब, विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की तैयारियां जोरों शोरों पे। नलतर और मालम जब्बा में पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे कि ये ज़बरदस्त विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल लगेगा और इसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, कैंप्स शुरू हो चुके हैं, लोग प्रैक्टिस में आ रहे हैं, ट्रायल्स हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इससे आगे जो एक्टिविटीज़ है वो भी आप देख सकेंगे आज पाकिस्तान में। वैसे आज आपको बताते चले कि आज कराची में भी, आखिर में यहाँ पे जी सर्दियाँ आती हैं, लेकिन आज कराची में भी हमारे यहाँ दर्जा हरारत थोड़ा गिर गया है।
विच इज़ ऑलवेज ग्रेट इफ़ यू आर इन कराची। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सियासी टेम्परेचर की बात करें तो वो ज़रा बढ़ता चला जा रहा है, खुसूसन इंडिया में। कल भी मैंने इसको ब्रीफली आपको बताया था कि वहाँ पे जो ज़्यादातर प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और इसके साथ साथ नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजन्स की भी बात की जा रही है। इट्स क्वाइट अ माउथफुल, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट बात ये कि ये दोनों कवानीन आपस में इनकी गठजोड़ कैसे बैठेगी, ये बड़ा अहम सवाल है, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि इस वक्त शहर शहर में भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और पहले लगता था कि शायद ये एक सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी का मामला है, लेकिन इस वक्त तमाम ही माइनॉरिटीज़, तकरीबन 4.5 करोड़ इंडिया में जो माइनॉरिटी अकलियतें रहती हैं, वो इसके लिए सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। मेन इशू क्या है? इशू ये कि जिस तरह हमने देखा कि नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजनशिप, ये एक ऐसा मामला है जिसमें सबको लाइन में खड़े होकर अपने आबा व अजदाद के, अपने पुश्तों के पेपर्स वहाँ पे जमा कराने पड़ेंगे, ये दिखाने के लिए कि उनके दादा परदादा या वो उनका ख़ानदान कब से इंडिया में मुकीम है, इंडिया में रिहाइश इख्तियार किए हुए है या इंडिया का सिटीज़न है। कहा मोदी सरकार ये रही है कि इससे जो लोग जाहिर सी बात है वहाँ पे रहते हैं उनको कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन इन एक्शन इस रूल की वजह से अभी हम देख सकते हैं कि NRC का प्रोजेक्ट आसाम में ख़त्म हुआ और वहाँ पे तकरीबन 10 लाख लोग ऐसे पाए गए जिनका नाम इस रजिस्ट्रेशन में या उनके किताबों में, उनके डेटाबेस में नहीं आया। और इसकी जो नंबर्स देखे गए उसमें कहा गया कि इसमें तकरीबन 5.5 लाख बंगाली हिंदू हैं, यानी बंगाल से आए हुए हिंदू कम्युनिटी है, और बाकी 5 लाख जो है उसमें मुसलमान शामिल हैं। कई ऐसे बड़े नाम जिनके बहुत सारी जनरेशन से ना सिर्फ वो इंडिया में मुकीम हैं बल्कि आला ओहदों पे, सिविल सर्विसेज में, इंडियन फौज में जिन्होंने अपनी खिदमात दी हैं, उन मुसलमानों का नाम भी आसाम में जब NRC का प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ, प्रोसेस ख़त्म हुआ, तो उनके नाम नहीं आए, जो कि वजह तशवीश बना। अब इसी की मद में अगर आप इसके साथ कड़ी जोड़ते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की, तो ये बिल क्या कहता है? ये बिल इनवाइट कर रहा है इस वक्त बंगाल में, नेपाल में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में अगर कोई भी अक़लियतों से ताल्लुक़, यानी नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है जो ये तसव्वुर करती है कि उनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे या उनके लिए वहाँ रहना दुश्वार है, तो वो इंडिया आ सकते हैं और इंडिया में इनकी शहरियत को फास्ट ट्रैक किया जाएगा। अब इन दोनों बिल्स को ज़रा आपस में एक दफ़ा मुआजना कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आसाम में 5.25 लाख हिंदू ऐसे हैं जो उनकी रजिस्ट्रेशन में शामिल नहीं हैं, तो उनको तो एक एग्जिट स्ट्रैटेजी मिल गई, यानी अगर उनका नाम नेशनल डेटाबेस में नहीं आता, वो वहाँ के शहरी करार नहीं दिए जाते, तो एक चुन के लिए मौजूद है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के तहत वो अपने आप को ये शो कर सके कि पिछले 6 सालों में अगर वो बांग्लादेश से आए थे, वहाँ पे वो परसिक्यूट हो रहे थे, तो उनको अपनी शहरियत या अपने आप को हिजरत करनी पड़ी, महाजिर के तौर पे वो आए हैं और उनके पास एक रास्ता मौजूद है कि दे विल देन बिकम नेचुरलाइज और दे विल बिकम द इंडियन सिटीजन्स। ऑन द अदर हैंड अगर तो ये अक़लियत मुसलमानों की है और उनका नाम NRC में नहीं आता, तो उनके पास सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जैसा कोई रास्ता मौजूद नहीं है। उनके खिलाफ केस भी चलेगा, हो सकता है वो डिपोर्ट भी हों। यही सवालात जब वहाँ के माइनॉरिटी मिनिस्टर से और लोगों से किए गए तो उनके पास कोई जवाब मौजूद नहीं था। यानी अगर आपके पास NRC के प्रोसेस में एक बहुत बड़ी तादाद में आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं जो आप कहते हैं कि भारतीय होने का हक नहीं रखते या उनके पास नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, तो फिर वो क्या करेंगे? यही सवाल लेकर लोग इस वक्त शहर शहर, सड़कों पर निकले हुए हैं, एहतजाज कर रहे हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और इल्ज़ाम धर रही है जो वहाँ के मुसलमान लीडर्स हैं, मुसलमान क़यादत है उन पे, कि वो क़यास आराइयाँ फैला रहे हैं, लोगों में फियर फैला रहे हैं। उनके जो मीडिया पर्सनालिटीज़ हैं वो बाकायदा स्ट्रेट क्वेश्चन ये कर रही हैं वहाँ की मुस्लिम क़यादत से कि आप इतना खौफ क्यों फैला रहे हैं? आपको पाकिस्तान में मुकीम मुसलमानों का या बांग्लादेश में मुकीम मुसलमानों का क्या दर्द इतना सता रहा है कि उनको भी ये बिल या ये राइट्स मिलने चाहिए? इसके जवाब में वहाँ की मुसलमान क़यादत का ये कहना है, इट इज़ नॉट अबाउट द मुस्लिम्स हु लिव आउटसाइड ऑफ इंडिया बट द मुस्लिम्स हु लिव इन इंडिया, जिसके बारे में वो ज़्यादा कंसर्न है। और सबसे बढ़कर ये कि ये मजहबी बुनियादों पर जिस तरह की कानून साजी की जा रही है, OIC ने भी कल स्टेटमेंट दिया कि इस पर निगाहें मरकूज़ हैं पूरी दुनिया की और इस पर
वो भी एहतजाज करेंगे। बट सो फार हम देखते हैं आर्टिकल 370 पे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पे और एनआरसी पे, क्योंकि उसूलन ये इनके इंटरनल मामलात हैं, तो इस पे कोई खातिर ख्वाह तब्दीली लाने की पोजीशन में वर्ल्ड कम्युनिटी नहीं है। लेकिन इसको देख सब रहे हैं और इसको बावर करना बहुत ज़रूरी है कि मजहब की बुनियाद पे भारत में तफरीक हो रही है। तो क्या भारत को, आज के भारत को, 2020 के भारत को आप सेक्युलर कंट्री कह भी सकते हैं या नहीं? इसी हवाले से लेते एक छोटा सा ब्रेक, तो मजीद भी बात करेंगे। यू कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। कल हम छोटी बड़ी खबरें देख रहे थे तो उसमें काफ़ी टेंशन वाली खबरें भी थी। सबसे बढ़कर ये कि सुरजानी टाउन में एक हाई टेंशन वायर एक घर पे जा गिरी और बच्चे वहाँ पे क्योंकि छत पे खेल रहे थे, वो उसकी वजह से लगने वाली आग में झुलस गए। तो ऐसी एहतियाती तदाबीर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज अगर आप इस वक्त सड़क पर हैं या अपने इर्द गिर्द भी देखेंगे तो हमारे यहाँ पोल्स के ऊपर गुच्छे के गुच्छे तारों के मौजूद हैं और ये बड़ा ही एक अजीब सी साइट होती है, बिकॉज दुनिया में आपको ये कहीं नहीं मिलेगी। इसको बदलने की अगर बात की जाए तो हमारे यहाँ पोल्स पे सिर्फ टेलीफोन की तारें या फिर सिर्फ बिजली की तारें मौजूद नहीं हैं। जो केबल ऑपरेटर्स ने अपना उसके ऊपर फलंदा डाला है, ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को, इसकी मुश्किलात को, इसके चैलेंजेस को इसमें मजीद इजाफा करता है। लेकिन जी ये दीज आर थिंग्स एज एन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिटी एंड ऑफ कोर्स द कंसर्न डिपार्टमेंट्स और कंपनीज को देखने की बहुत शदीद ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर इजहार अफसोस करना चाहेंगे उन वालिदैन के साथ, उन खानदानों के साथ जिनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का बायस बना। आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं व्हाट आर द टॉप स्टोरीज। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज आज इन फोकस। जी अब नजर डालते हैं जरा फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन मामलात पे। सबसे पहले हमने इंडिया का जिक्र किया, लेकिन उससे भी पहले हाल ही में वजीर आजम इमरान खान साहब का मनसूख होने वाला, कैंसिल होने वाला मलेशिया का दौरा, जिसमें उन्होंने खुद शमूलियत नहीं, खुद पार्टिसिपेशन नहीं की थी और उनकी जगह कोई और जाएगा, उस पर काफ़ी कयास आराइयाँ हो रही हैं। खुसूसन जबकि तुर्की से ये आवाज़ आई कि ये पाकिस्तान का इक़दाम, ये फैसला इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान पर सऊदी अरब ने जोर डाला था और इस पर बाकी मुस्लिम ममालिक जिसमें मलेशिया, तुर्की की, उन्होंने अपनी प्रोटेस्ट, अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद साहब, एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान एंड ही इज आल्सो वर्क विद यूनाइटेड नेशंस। उनसे जानेंगे कि मामला असल में क्या है, तुर्क सदर का ये बयान को हम किस तनाजुर में देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। तुर्क सदर का हमने बयान देखा, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान ने ये फैसला सऊदी अरब के दबाव में किया है। आप उनकी इस स्टेटमेंट को किस नज़र से देख रहे हैं और हमें इसको किस तनाजुर में समझना चाहिए? दुनिया अक़वाम में कभी भी कोई मुल्क इस बात को तस्लीम नहीं करेगा कि वो किसी प्रेशर किसी और मुल्क पर डाल रहा है। हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी है, पाकिस्तान की अपनी सॉवरेनिटी है। ये जो प्रेशर की बात होती है वो इनडायरेक्ट प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। अब जैसे सऊदी अरब ने हमें बहुत रकम दी हुई है, भारी रकम दी हुई है हमारे स्टेट बैंक को, $3 बिलियन से ऊपर, और 3 बिलियन का क्रेडिट भी दिया हुआ है। इसी तरह यूएई है तो उन्हें पता है, उसके साथ उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सऊदी अरब, यूएई और गल्फ कंट्रीज के। तो उन जो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए और अफराती कुव्वत जो कि सऊदी अरब से हमें तकरीबन $5 बिलियन से ज़्यादा हमें रेमिटेंस भेज रहे हैं, इसी तरीके से यूएई से भी हमें कोई $4 बिलियन के करीब रेमिटेंस आ रही है। तो जाहिर है वो चीज़ों को अगर अपने जहन के गोशे में रखा जाए तो महसूस होता है कि जब इमरान खान वहाँ गए तो उनको साफ अल्फाज में बताया गया कि सऊदी इंटरेस्ट या जो गल्फ कंट्रीज़ के इंटरेस्ट है या OIC जो कि सबसे ज़्यादा जिसमें लीड करता है वो सऊदी अरब है, तो वो उनका इंटरेस्ट के ये खिलाफ हो रहा है समिट। हालांकि अगर उस पर डिप्लोमेटिक वर्क कर दिया जाता तो शायद ऐसा नहीं होता। बहरहाल आपके सवाल का जवाब आपको लगता है कि पाकिस्तान के सामने अब एक चॉइस है, एक क्रॉस रोड्स है? आपने जिस तरह खुद पॉइंट आउट किया कि अगर हम पिछले दौरे हुकूमत में भी देखते हैं, सदर अर्दोगान के पाकिस्तान में कई विजिट्स रहे और हम देख रहे थे कि पाक टर्किश बिजनेस फोरम्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर दूसरी तरफ सऊदी अरब से और गल्फ कंट्री से भी पाकिस्तान के देरीना ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के अच्छे बुरे वक्त में दोस्तों के तौर
पे भी शामिल हुए, फिर इसके अलावा मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट के काम भी अब किए जा रहे हैं। तो क्या इनकी जो आपसी इस वक्त खलिश है, अगर देखा जाए कि सऊदी अरब और तुर्की में एक तनाव की सी सूरत हाल है, क्या ये वजह है कि पाकिस्तान को अब बड़ा मोहतात होना पड़ेगा? दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सऊदी अरब ने बाकायदा इसकी तरदीद की है, तो फिर क्या वजह बनी कि पाकिस्तान ने मलेशिया में जो अपनी शमूलियत थी, वजीर आजम साहब का जो दौरा था, उसको मनसूख करना पड़ा? बयान के पीछे अगर आप कोई मुहर्रिकात देखें तो ये सिलसिला शुरू होता है जनरल असेंबली की मेरे दौरान, जब तैयब एर्दोगान और मलेशिया के सदर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब मिले, तो उन्होंने ये एक आइडिया कंसीव किया कि हम टीवी चैनल भी बनाएंगे और एक सबमिट भी करेंगे, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सक रही है बहुत सारे मामलात में ओआईसी के प्लेटफॉर्म से या वैसे, तो उन्होंने ओआईसी का नाम तो नहीं लिया था, तो ये फैसला किया गया कि एक सबमिट करते हैं ताकि हम मजीद अपनी ताकत और काविश और कुव्वत को बरूएकार ला के मुस्लिम ममालिक के लिए कुछ बेहतरी की तौर पर सोच सकें। और इस सिलसिले में ये सबमिट मुकर्रर हुई थी। तो अब आपका सवाल ये है कि तुर्की के सदर के बयान पर, तुर्की के सदर का बयान जो उन्होंने दिया वो उसके पीछे एक तो ये बैकग्राउंड था, और दूसरा ये पता है तुर्की के सदर को कि हमारी एक बहुत कसीर तादाद 25 लाख के करीब हमारे अफराती कुव्वत सऊदी अरेबिया में है, और उसके साथ ही यूएई में हमारी तकरीबन 19 लाख 20 लाख के करीब अब हो गई है, वो भी है, और साथ में बाकी गल्फ कंट्रीज में मिला के तकरीबन 40 लाख के करीब पाकिस्तानी है। और सारी गल्फ कंट्री जो है वो सऊदी अरब और यूएई के साथ मिलकर चलते हैं। तो उनका इशारा था कि क्योंकि पाकिस्तान की इतनी अफरादी कुव्वत है, वो भी कहीं हमारे साथ मौजूद होने का एम्बेसडर जमील अहमद साहब। अब जरा आगे बढ़ते हैं, दूसरे मामले की तरफ भी देखते हैं। वाकई ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हो रही हैं। एक तरफ हमने ये मामला आपके सामने रखा, दूसरी तरफ भारत में होने वाले फसादात, वहाँ पे जो मुस्लिम मुखालिफ कवानीन बनाए जा रहे हैं, उससे भी हम कतई ताल्लुक नहीं हो सकते। हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज़ गुल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आपसे यही सवाल करना चाहूँगी कि क्या मोदी सरकार एक्सपेक्ट भी कर रही थी कि इस तरह का रिएक्शन आएगा, फसादात फूट पड़ेंगे? ममता बनर्जी साहिबा की स्टेटमेंट हमने लोगों को दिखाई, कांग्रेस भी अब इसमें आ चुकी है, और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये जो अटेम्प्ट है वहाँ की पब्लिक को डिवाइड करने का, मुसलमानों को दीवार से लगाने का, इस नफरत अंगेजी के खिलाफ वो लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस पे पाकिस्तान पे इसके क्या असरात पड़ सकते हैं, और आप ओवरऑल जो डेवलपिंग सिचुएशन है इंडिया में उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, मौजूदा हालात में तो ये लग रहा है कि अमित शाह और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी अपने इंतखाबी एजेंडे और आरएसएस के एजेंडे पर अमल दरामद करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जो उनके ख्यालात थे इब्तिदाई से, मेरा ख्याल है उनको वो अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद उन्हें हौसला अफजाई इस अमर से मिली कि जब इंतखाबात हुए तो उसमें नरेंद्र मोदी और उनके साथियों को, उनके इत्तेहादियों को तकरीबन 2/3 अक्सरियत हासिल हुई, और उनको ये ज़ौम हुआ कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ हैं तो इस वक्त हम जो भी करना चाहें कर गुजरना चाहिए, और उसकी मुखालफत नहीं हो पाएगी। शायद उन्हें इस अमर का एहसास नहीं था, या वो तवक्को नहीं कर रहे थे कि बड़े शदीद अंदाज में सिविल सोसाइटी की तरफ से और हुकूक इंसानी से मुताल्लिक तंजीमें हैं, उनकी तरफ से शहरियत से मुताल्लिक मुतनाज़े बिल पे काफी शदीद रद्द अमल आएगा। लेकिन इम्तियाज साहब, इस शदीद रद्द अमल का कोई असर भी होगा या नहीं? क्या आप समझते हैं कि इसको रिवर्स करवा पाएंगे? क्योंकि जैसे हमने कहा कि अपर हाउस में वो ये बिल मनवा चुके हैं, हमने आर्टिकल 370 को जब उन्होंने स्क्रैप किया उस पर भी देखा कि रद्द अमल आया, लोगों ने बात की, प्रॉब्लली इस तरह स्ट्रीट पे प्रोटेस्ट और एहतजाज नहीं हो रहा था, लेकिन रद्द अमल तब भी आया था। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान के मुखालिफ बयानात इंडियन आर्मी चीफ के देखते हैं, उस पर भी लोगों की तवज्जो दिलवाई है वजीर आजम इमरान खान साहब ने, और एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट ये किया कि अगर इस तरह के मुस्लिम मुखालिफ कवानीन बनते रहे तो फिर उनको खदशा ये भी है कि जिस तरह पाकिस्तान में अफगान महाजरीन हैं, उसी तरह हम देख सकते हैं कि शायद मुसलमान कम्युनिटी से भी लोग इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आए, एंड इट इज गोइंग टू क्रिएट अ रेफ्यूजी क्राइसिस। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं?
देखिए, तो बहुत अरसे से इस अमर का खदशा था कि जो भारत के अंदर मोदी के खिलाफ और उसकी जो मुजवज़ा कानून साजी है और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से भी जो उन्होंने अगस्त में इक़दाम किए, उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी और जो ये उन पे प्रेशर में इजाफा होगा तो वो कोशिश करेंगे उसके लिए कोई कुर्बानी का बकरा तलाश करें। वो कुर्बानी का बकरा ले दे के पाकिस्तान रह जाता है। पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह मुसलसल 6-7 महीने से लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से शेलिंग का सिलसिला जारी है, कई बेगुनाह मासूम शहरी हमारी साइड पे शहीद हो चुके हैं, तो उससे ये लगता है कि मोदी और उनके साथी अंदरूनी खाना यानी मुल्क के अंदर अब मुजाहिरों से और मुखालफत से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान पे जरूर इल्जाम लगाना ब्लेम स्ट्रैटेजी है। और जाहिर सी बात है कि नजर ये आता है कि अपने अंदरूनी मामलात पे जब कोई भी हुकूमत, कोई भी रियासत अपना कंट्रोल नहीं ला पाती, अपना रिट नहीं स्टैब्लिश कर पाती, तो ब्लेम गेम तो खेलना पड़ता है। और ये कोई नई रविश नहीं है। अगर हम यूके की तरफ देखें तो तमाम का तमाम ब्लेम शिफ्ट किया गया यूरोपियन यूनियन की तरफ। अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो वहाँ पे भी जी वॉल बनाई जा रही है मेक्सिको को और मैक्सिकन इमिग्रेंट्स को इसके लिए इल्ज़ाम दिया जा रहा है कि वहाँ जो भी मामलात हैं। अभी ये देखना है कि ये सूरत हाल किस तरह बढ़ेगी आगे। और भारत एक बड़ा मुल्क है, कसीर उसकी आबादी है, लोगों का और ख़ास तौर पे ग्लोबल कम्युनिटी का इस पर रिएक्शन आना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, विल बी राइट बैक और फिर उसके बाद आपकी मुलाकात कराएंगे। डॉक्टर खुर्रम रशीद भी हमारे साथ होंगे और इसके अलावा एंग्रो फाउंडेशन के हवाले से भी आपको कुछ अहम चीज़ें बताएंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब जरा सियासी जियो पोलिटिकल सिचुएशन के बाद जरा पर्सनल वेलबींग पे आ जाते हैं, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही सब्जेक्ट ऑफ पैशन है और आपकी बहुत ज़्यादा फीडबैक आती है। लास्ट टाइम भी हमने जब ये मौजू उठाया हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस का, यानी हार्मोन्स का जो बैलेंस है, अल्लाह ताला ने हर निज़ाम में एक मीज़ान क्रिएट किया है। जब भी किसी चीज़ में आप मीज़ान से तजावुज़ करते हैं, कोई भी हार्मोन अगर आपका अप एंड डाउन होता है, तो जाहिर सी बात है आपकी ओवरऑल वेलबींग, आपके इमोशंस, आपकी फिजिकल हेल्थ, हर चीज़ अफेक्ट होती है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके इर्द गिर्द हमारे लिए बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है। इसको अभी भी हम पूरी तरह समझ नहीं पाते। बड़ा केयरलेसली ये जुमला बोला जाता है कि डॉक्टर साहब मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, या मुझे ये बताया गया, डायग्नोज किया गया है कि इस पर्टिकुलर हार्मोन में जो ना कमी आई है। आपको ये भी बताते चलें कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में, बल्कि विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, आपके जो मंथली फर्टिलिटी साइकिल्स हैं उसमें भी कई हार्मोन्स अप एंड डाउन होंगे। दैट इज नेचुरल, यानी उनका ऐसा होना ही आपकी बॉडी के लिए इंडिकेशन होता है टू गो फ्रॉम वन प्रोसेस, फ्रॉम वन फेज टू द अदर। तो उसमें परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, हमारी जिस तरह की डाइट है, जो लाइफस्टाइल है, और सबसे बढ़कर हमारी जो सोच है, हमारे स्ट्रेसर्स इस तरह के हैं कि वो आपकी बॉडी में आपके हार्मोन्स के साथ एक हैवॉक क्रिएट कर सकते हैं। टू टॉक मोर अबाउट दैट, टू इलैबोरेट इट मोर, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम रशीद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं खुर्रम अबाउट द फीमेल्स में बड़ा कॉमनली करा जाता है ना कि उनका साइकिल अगर अपसेट हो, दे गो, दे कंसल्ट एंड दे फाइंड आउट कि हार्मोन्स में कोई डिस्टर्बेंस है। व्हाट अबाउट मेन? स्ट्रेस फैक्टर तो आदमी में भी बहुत ज्यादा है, उनके हार्मोन्स किस तरह इफेक्ट होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आप सबसे, अब ये लाइफस्टाइल ऐसा हो गया जो आपने बात की, सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोगों का खाना पीना ऐसा है। अच्छा, जैसे खवातीन में इंडिकेशन होती है कि आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो एक तो आपके चेहरे पे थोड़े से बाल आ जाते हैं, गैर जरूरी है ना, वेट पुट ऑन होता है। अच्छा, वेट पुट ऑन के ये होता है कि एक तो यहाँ पे आपका ये जो ये एरिया है, यहाँ पे आपका आपके कंधे और आपकी अपर बैक थोड़ी भारी हो जाती है, बिल्कुल जैसे कहते हैं कुब कहते हैं, निकल आता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपके आर्म्स जो हैं थोड़े हैवी हो जाते हैं, सैगी होते हैं, थाइस हैवी होती हैं। मर्दों का सबसे पहले कि अगर आप वो कहलाते हैं कंडीशन ऑरेंज ऑन ड्रम स्टिक्स, ऑरेंज ऑन ड्रम स्टिक्स, यानी आपका पेट और ये सब बड़ा पंपकिनिश हो जाता है और हाथ पैर पतले पतले। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है। कौन से हार्मोन्स के डिसबैलेंस होने की इंडिकेशन है? यानी टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, आपके जो एकदम से वो हिंडर होते हैं और आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत बढ़ता है। कि कॉर्टिसोल तो बढ़ना चाहिए, मगर वो बढ़ता है फाइट और फ्लाइट, हम जो बात कर रहे थे। मगर अगर आप मुस्तकिल स्ट्रेस में, मुझे ऑफिस में क्या करना है, रात भर आपने स्मोकिंग की है, ठीक है, आप कैफिनेटेड चीजें एक्सेसिवली ले रहे हैं,
ठीक है, फ्राइड चीजें बहुत खा रहे, बैठे हुए सारा दिन एसी में बैठे हुए, स्वेटिंग आपको नेचुरली नहीं हो रही, तो आपके बहुत तेजी के साथ आप बिल्कुल ऑरेंज या समटाइम्स एशियन में कहते हैं लेमन ऑन ड्रम स्टिक्स, यानी आपका ये बेली फैट बेत, यानी आप हाथों में आपकी चर्बी आती है, ठीक है आपका। अच्छा, मेरे ख्याल में मेन व्हेन दे कम टू देयर फिटनेस सब स्ट्रगल भी इसलिए करते हैं कि हैविंग दैट सिक्स पैक एब, क्योंकि उनको लगता है कि मिडिल पॉइंट पर एक डिफिकल्ट पॉइंट है। अच्छा, आपकी बात से मुझे ख्याल आ रहा था कि जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि अगर आपने कोई लॉन्ग हॉल फ्लाइट लिया, आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, कनाडा पहुंचे, तो आपने कहा जी मेरी बॉडी क्लॉक, मैं जेट लैग्ड हूँ, मुझे दिन के वक्त नींद आ रही है और रात के वक्त में जाग रहा हूँ बिकॉज मेरी बॉडी क्लॉक उल्टी हो गई है। क्या आपको पता है कि आपके हार्मोन्स भी बिल्कुल इसी तरह से हैं? अभी डॉक्टर खुर्रम बशीर बात कर रहे थे कॉर्टिसोल की, जो कि आपकी स्ट्रेस में आपकी बॉडी में ये हार्मोन रिलीज होता है। अगर आप इसको आदत डाल दें, मिसाल के तौर पे सुबह 8 बजे आप नहीं निकलते, आप 8:30 बजे या 8:45 बजे निकलते हैं, एवरी डे 8:30 बजे आपको ये टेंशन होती है कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और आपने टाइम पे जगह पे पहुंचना है। क्या आपको पता है कि अगर आप ये थोड़े अरसे तक करते रहेंगे आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी? आप ये देखिए कि सुबह वीकेंड पे खुर्रम अगर सैटरडे संडे कहीं नहीं जाना, फिर भी 8:30 बजे अगर तो आप जाग रहे हैं, आपको खामखा का स्ट्रेस हो रहा होगा, बिकॉज़ आपने अपनी बॉडी को कंडीशन कर लिया। वैसे बिल्कुल सही। देखिए, अगर एक ही शैम्पू, आप इसकी एग्जांपल ये है, एक ही आप शैम्पू यूज करते हैं या एक ही टूथपेस्ट करते हैं या एक ही विटामिन खाते हैं या एक ही बहुत अच्छी ग़िज़ा है मगर एक ही खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी को वो इफेक्ट नहीं होता। एक्सरसाइज भी आप एवरीडे एक ही करें, तो आपका थोड़ा वेरिएशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप खवातीन की बात कर लें, जैसे उनको लगता है कि 2 बजे अगर बच्चों ने स्कूल से वापस आना है, सफाई हो जानी चाहिए, घर में खाना रेडी होना चाहिए, फिर शाम की तैयारी। आप इमेजिन कीजिए कि एवरी डे एट 2 PM आपने अपनी बॉडी को स्ट्रेस का डोज दिया हुआ है, बिल्कुल, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर सब चीजें नॉर्मल भी होंगी ना, आपकी आदत बन जाएगी उसको स्ट्रेस करना। बिल्कुल। अच्छा, ये जो बड़ा एक कॉमन इशू है ना कि वो यहाँ पे आपका एक बहुत ज्यादा डार्क पैचेस आते हैं या आपका नेप ऑफ द नेक, कहते हैं चेहरा बिल्कुल सही है, नेप ऑफ द नेक बड़ी काली हो रही है, इवन समटाइम नकल्स आपके, और वो एक तरीका लोग कहते हैं जी टीवी पे बात होती है, हम उसकी डेप्थ नहीं जाते जी, आप लीमू और ग्लिसरीन मिलाएं और रगड़ दें, बिल्कुल भी नहीं, उससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि आप इसके पे और एसिडिटी बढ़ती है, बढ़ के फ्रेजाइल हो जाती है। 19-20 का फर्क आपको लगता है, तो आप जैसे सफाई करेंगे तो किसी भी चीज में आएगा। बिल्कुल 19-20 का तो होता है। दैट्स इट। लेकिन अच्छा, मुझे इस बारे में 2 चीज आपसे क्विकली पूछनी है। एक तो बॉल्डनेस की तरफ जब लोग जा रहे होते हैं, और दूसरा कहा जाता है कि नींद मेरी पूरी है लेकिन जेनेटिक या हार्मोन इंड्यूस्ड डार्क सर्कल्स हैं, इस पे बात कीजिए। बिल्कुल सही है। अच्छा, पहली बात है कि आपके हेयर फॉल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, एक तो इनहेरिटेड होता है मगर इसको आप डिले कर सकते हैं, ठीक है। आपकी हाई प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन का मतलब हम लोग गोश्त समझते हैं, बिल्कुल सिंपल सा। एक तो देखिए आपकी एक्टिविटी जितनी होगी, जो आप खाएंगे वो आपकी सर तक जाएगा, खवातीन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मर्दों के लिए भी, और सिंपल डाइट होनी चाहिए। जौ का दलिया आप खाएं, ओटमील खाएं, दालें खाएं, पालक खाएं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एंड प्रोटीन। बिल्कुल बिल्कुल, और कार्ब्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और गोश्त का जहां तक ताल्लुक है, इतनी साइज की नॉर्मल बोटियां, इतनी जो है गोश्त की, खवातीन के लिए 2 से 3 वीक में मोर देन एनफ है। ओह नाइस। आपके लिए बिल्कुल प्रोटीन का पूरा, ये नहीं कि आपको पूरा बकरा खाना जरूरी नहीं, नहीं 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 2 किलो कढ़ाइयाँ खाएं, रोज खाएं, जी गोश्त आज गोश्त नहीं खाया, आज प्रोटीन कम है, नहीं। इतनी बोटी मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, और मर्दों के लिए इसको आप डबल कर लें, ठीक है, ये मोर देन एनफ है। बाकी आपकी हरी सब्जियां हो, दालें हो, एक्टिविटी हो, और सेकंड डार्क सर्कल्स का जहां तक ताल्लुक है, आपका पेट बिल्कुल क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिपेटेड ना हो, और ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। सो दैट मींस हाई फाइबर डाइट, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, नींद आपने फिर भी पूरी करनी है, और स्ट्रेस, वी कैन नॉट स्ट्रेस इनफ के स्ट्रेस नहीं लेना। एक कॉलर हमारे साथ हैं, क्विकली उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं यशवीन बात कर रहा हूँ भावलपुर से। जी, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं अभी दरअसल मेडिसिन कुछ यूज कर चुका हूँ, मैं तो जो है ना अभी मेरा मेटाबॉलिज्म फैट जो है ना वो कम नहीं हो रहा, रिड्यूस नहीं हो रहा। ओके, गैस है मतलब मेदे में ना। ओके, तो आपको क्या कहा गया है? ये आपके हार्मोन से रिलेटेड तो नहीं, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का। डॉक्टर खुर्रम, योर क्विक रिस्पांस टू दैट। बिल्कुल, यशवीन की जो बात कह रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, और आपका एक समटाइम्स ये होता है कि आपकी बॉडी जितनी भी एक्सरसाइज करें, आप खाने में भी कंट्रोल करें, नमक भी आपने कम किया, आपकी बॉडी जो मेटाबॉलिक क्लॉक नहीं बढ़ती। लेटेस्ट सॉल्ट है और बहुत सेफ है, L-आर्जिनिन। L आप गूगल भी कर लें, इसको गूगल जरूर कर लें, L-आर्जिनिन, ARGININE। अच्छा, ये एक सॉल्ट है जो आमतौर पे मिलता है वाटरमेलन में,
ठीक है, फालसे में मिलता है, स्ट्रॉबेरीज में मिलता है, जितनी बेरीज होती हैं उसके अलावा जो हम पालक खाते हैं उसमें मिलता है, और इसके अलावा अलग से सप्लीमेंट भी आते हैं, वेरी सेफ। ठीक है, आप जो आप रेकमेंड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या करें यशवीन, आप जाएं भावल नगर में किसी दुकान से नहीं, आप फार्मेसी पे जाएं, मुझे कहें कि मुझे मल्टी विटामिन कंटेनिंग 3 चीजें, एक तो जिंक हो, ठीक है, जो अच्छा, आपका मैं वैसे पर्सनली रेकमेंड करूंगी बिकॉज हमने पूरी उनको देखा नहीं है एंड वी डोंट नो हिज एंटायर हिस्ट्री। यशवीन, जो उन्होंने नेचुरल सोर्सेज आपको बताई है, फालसे, वाटरमेलन्स, बेरीज, प्लीज इस्तेमाल करें, होपफुली आपको इससे अफाका होगा, लेकिन प्लीज कंसल्ट हिम। डॉक्टर खुर्रम मुशीर की डिटेल्स आपके पास हैं, तो अगर आप इन डिटेल इनसे बात करना चाहें, इनसे डिस्कस करना चाहें, यू कैन गेट इन टच विद दिस क्लिनिक। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम फॉर बीइंग हियर विद अस। इसी के साथ जी बढ़ते हैं ब्रेक पे, विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। कल का हमारा टॉपिक था हौसला अफजाई, और वाकई इंकरेजमेंट एंड अप्रिसिएशन गोज अ लॉन्ग वे। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ तरह की मुख्तलिफ नौइयत की एजाजी तकरीबात होती हैं, ऑल द वे फ्राम द प्रेजिडेंशियल ऑफिस टू डाउन द कम्यूनिटी, जहाँ पे लोग अपने हीरोज़ को और उन लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी हौसला अफजाई करते हैं, चाहे वो फ़न की खिदमत कर रहे हों, अच्छे परफॉर्मर्स हों, अच्छे एक्टर्स हों। फैशन से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं उनकी तो बहुत चर्चा होती है, लेकिन आज हम बात करना चाहेंगे एक खुसूसी अवार्ड्स की, जिसमें हम देख सकते हैं कि आई एम विद चेंज इज द मैसेज, यानी वो तब्दीली, वो मस्बत तब्दीली जो आप अपने माशरे में देखना चाहते हैं उसको सराहा जाए, और ऐसे एजेंट्स को तलाश किया जाए जो पूरी तगदौ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इन चैलेंजेस को अपने तरीके से हल करने की। हमारे साथ आज मौजूद हैं फवाद सुमरो साहब फ्रॉम द एंग्रो फाउंडेशन, और आपको बताते चलें कि एंग्रो फाउंडेशन का ये जो सिलसिला है वो कई सालों से चल रहा है, एंड दे हैव बीन एबल टू नॉट जस्ट आइडेंटिफाई द पीपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको लेके चल रहे हैं, बट साथ साथ ये भी कि उनको सराहने के लिए उनको थोड़ा सा एक पुश भी देना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिटी उनके साथ मौजूद है। So, सबसे पहले आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फवाद सुमरो साहब से फ्रॉम द एंग्रो फाउंडेशन, और इस साल के आई एम द चेंज द इम्पैक्ट अवार्ड्स के रेसिपिएंट से भी हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीर बाबर साहब, हु इज द CEO फ्रॉम कैह, एंड इमरान अजहर, द CEO ऑफ एस्कॉर्प एंटरटेनमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ मौजूद होने का। फवाद, आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन टू माई व्यूअर्स व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ आई एम द चेंज, लेकिन जरा आप ये बताइए कि इतने सालों में, एंड पाकिस्तान हैज गॉन थ्रू अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स अप एंड डाउन्स, इसके बावजूद भी इन अवार्ड्स को आपने कंटिन्यू किया है। हाउ इज दिस गोइंग टुगेदर विद द विजन ऑफ एंग्रो फाउंडेशन? थैंक यू सिद्रा फॉर हैविंग अस ऑन द शो। जी बिल्कुल, आपने जैसे एक्सप्लेन किया कि यहाँ बुनियादी मकसद जो है उन चेंज मेकर्स को आइडेंटिफाई करना, उनको अप्रिशिएट करना, जो कि अमूमन जिनको इतनी unsung heroes, जी बिल्कुल, नहीं मिलती उस जी बिल्कुल, उनको नॉर्मली जो है दे डोंट गेट सो मच कवरेज इन मीडिया, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इफ़ यू लुक अराउंड इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के हर नोक एंड कॉर्नर में आपको चेंज एजेंट्स मिलेंगे जो कि सोसाइटी में जो है बहुत कुछ इस वक्त सोशल डिलीवरी कर रहे हैं। सो हमारा मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि इन चेंज एजेंट्स को जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू उनको न सिर्फ रिकग्नाइज़ किया जाए, बल्कि उनको इस आपके जैसे प्लेटफॉर्म्स पे उनको लाके उनकी तशहीर की जाए, ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को मालूम हो सके। Also looking at some kind of collaboration, because Engro happens to be one of the largest organizations in Pakistan, और आप लोगों के बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स भी हैं, बहुत ज़्यादा टच पॉइंट्स भी हैं, तो इन लोगों को आइडेंटिफाई किया, इनको सराहा, लेकिन साथ साथ क्या इनको एक कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है where they can multiply their impact? जी बिल्कुल, इसके पीछे जो हमारी फ़िलासफ़ी है वो ये कि राइट फ्रॉम आवर लीडरशिप, हमारे चेयरमैन हुसैन दाऊद साहब जो हैं वो इज़ अ बिग बिलीवर इन ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड उसके तहत जो है मुख्तलिफ हमारे जो प्रोग्राम्स की शक्ल में ये इवॉल्व करता है। तो उसी के तहत ये है ताकि इन चेंज एजेंट्स को जो है एक प्रोसेस के तहत जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए। फिर ऑफ कोर्स इसमें जो है वो मॉनेटरी अवार्ड भी है, लेकिन आई थिंक ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि ये मॉनेटरी अवार्ड्स के अलावा हम इनके साथ वी स्टे इंगेज्ड, एंड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस लाइक जहाँ पे स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स हैव बीन अरेंज्ड, एंड हमारा इरादा यही है कि इस को जो है वो एक मूवमेंट की शक्ल के तौर पे लेके चलें, ताकि ये चेंज एजेंट्स जो हैं ये अपना काम मुस्तकबिल में
सही तरीके से करते रहें। बिल्कुल। और इस साल के जो रेसिपिएंट्स हैं, ज़हीर साहब मुझे ये बताइए कि इट्स अ वेरी कवेटेड लीग, जिस तरह के हम बात कर रहे हैं एंग्रो फाउंडेशन की, टू गेट दिस काइंड ऑफ अ रिकग्निशन इट्स लाइक अ सील फ्रॉम द कम्युनिटी सेइंग कि यस, ग्रेट वर्क इज बीइंग डन बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। हाउ डज इट मेक यू फील टू हैव रिसीव्ड आई एम द चेंज अवार्ड? अब देखिए, एक तो आप काम कर रहे हो, कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं और साथ में आपको रिकग्निशन भी मिले, तो जाहिर ये एक बहुत बड़ा अवार्ड होता है। सही। और आप क्या समझते हैं कि ये अवार्ड मिलने के बाद आपके लिए मजीद अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं, आप और लिंक अप कर पाते हैं, नई तरह से एक नई जहद से आगे बढ़ पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, इसके सब की रिकग्निशन अगर सोसाइटी से या कॉर्पोरेट सेक्टर से या बाकी इदारों से हमें मिलती रहें, तो यही रिकग्निशन होती है जो आपको मज़ीद काम करने की तरफ लेके जाती है और मज़ीद काम करने के लिए और मुख्तलिफ लिंकेजेस बनाने के लिए हमारी मदद भी करती है और हेल्प भी करती है और इनकरेज भी करती है। इमरान से भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि ये दो ऑर्गेनाइजेशंस किस चीज़ पे फोकस कर रही हैं, इस दफ़ा कंपटीशन कितना टफ था, एंड देन फवाद विल टेल अस, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट क्योंकि आई हैव सीन देयर जर्नी कि इट इज़ एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट, ब्रिंगिंग फॉरवर्ड द best change makers and ensuring that they get the right push and the right kind of popularity. एक छोटा सा break लेते हैं, we'll be right back. And welcome back. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. We are still in conversation with the Engro Foundation and of course the two winners of I Am the Change Impact. और ये ऐसे awards हैं जिसमें हम अपनी community के heroes को, people who are great change agents who see a vision जो आपको और मुझे नज़र नहीं आता, and then they dedicate towards it without any जो उनका purpose है, sense of purpose उनको propel करता है rather than किसी material gain की लालच। या इस दफ़ा के जो winners हैं इस साल के आपको बताते चलें, Ascorp Entertainment. It's a for-profit social enterprise that works with media and उनकी जो messaging होती है, how do you actually bring about that change in a community through a creative medium of media is their focus. दूसरी तरफ हम आपको बताते चलें कि इस साल के winners हैं कारवान हयात and they're of course focused on the mental well-being and the mental health of people. और of course Engro को तो यहाँ पे represent कर रहे हैं फवाद। फवाद मुझे ये बताइएगा, before I speak to the recipients this year, criteria क्या होता है? I'm sure when you shortlist, everybody is working towards a different challenge. So is it almost like comparing apples with oranges? How do you decide, who's going to be the award winner this year? Gee, it's a very rigorous process. It's almost 6 months long, and so it starts with we opening up the applications. So बुनियादी तौर पे दो कैटेगरीज हैं, एक सोशल डेवलपमेंट की जहाँ पे एक ट्रेडिशनल एनजीओ का काम जो हम रिकग्नाइज करते हैं, एंड सेकंड कैटेगरी व्हिच इज इन रिकग्निशन ऑफ दिस अपकमिंग एरिया कॉल्ड सोशल एंटरप्राइजेस, जो कि फॉर प्रॉफिट सेटअप्स जो कि इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो इन दो कैटेगरीज में जो है एप्लीकेशंस ओपन होती है, एंड व्हाट वी डू इज we make an active outreach. For example, this year I recall going to NICs in Islamabad and Lahore and Peshawar and spreading word through other channels ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा applications आएँ. And of course over the years what we have seen is the quality of application वो बहुत improve कर रही है, and इस साल हमें बहुत अच्छी applications मिली, and इस process में जो within बहुत सारे filters use होते हैं, applications evaluate होती हैं. We have an independent jury every year for the awards, जो कि eventually decide करते हैं. I want to clarify this for the sake of my viewers. जब हम बात कर रहे हैं फवाद यहाँ पे दो कैटेगरीज की, एक तो हम रेगुलरली जानते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट एनजीओ सेक्टर हमारा जो कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनका मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता. दे वांट टू फलाही काम ये इस नीयत से करना चाहते हैं कि माशरे को, कम्युनिटी को इससे फ़ायदा हो. दूसरी तरफ जब हम सोशल एंटरप्राइज की बात करते हैं, ये फॉर प्रॉफिटेबल होते हैं, ये सस्टेनेबल रहना चाहते हैं, इनके पास एक डायरेक्ट प्रोडक्ट या कोई सर्विस होती है जिससे माशरे को, कम्युनिटी को मदद मिले, लेकिन ये इनका जो पूरा बिजनेस मॉडल होता है जहां ये मुनाफा कमाने की बात करते हैं, उससे ज़्यादा अहम इस बात को गर्दानते हैं कि कोई चैलेंज, कोई प्रॉब्लम, कोई माशरे की कोई ऐसी रुकावट जिसमें ये समझते हैं कि हमारे बिजनेस मॉडल के तहत, हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के तहत इसका हल निकाला जा सकता है. तो इस दफ़ा इस कैटेगरी के जो विनर्स हैं वो एजी कॉर्प है. इमरान, इसके बारे में जानना चाहेंगे, हाउ इज़ मीडिया एंड स्पेशली योर ऑर्गेनाइजेशन, जो आप मीडिया प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो आप फिल्म्स बनाते हैं, वो इस मकसद में कैसे हेल्प कर रहे हैं, और वो चैलेंज जो आपने आइडेंटिफाई किया सोसाइटी में वो क्या है? बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा. तो एस्कॉर्प एंटरटेनमेंट जो है, वी आर इन द बिजनेस ऑफ, जैसे आपने बोला, स्टोरी टेलिंग, और वी आर इन द मल्टीमीडिया, इनकी कॉमिक बुक्स हमारे पास हैं,
जैसे बच्चों की होती थी स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बच्चे पढ़ते थे। मैं आई ग्रो अप रीडिंग कॉमिक बुक्स, प्रिंट में है, डिजिटल में है, ऑडियो स्टोरीज है, लाइक कैसेट कहानी है। नाउ वी गोइंग टू वेब सीरीज एंड मॉर्फिंग फ्रॉम 2D एनिमेशन टू 3D एनिमेशन। और बेसिकली आइडिया था कि हमारा नैरेटिव, हमारे लोकल हीरोज की कहानियां पाकिस्तान के लिए और बियॉन्ड पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जो नैरेटिव होता है और जो एक तरह का कल्चर एक्सपोर्ट होता है और हमारा साइड ऑफ स्टोरी होती है, वो यूजुअली आप देखें मूवीज के थ्रू, बुक्स के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू जारी होती हैं। तो हमारी कहानियां क्यों नहीं बाहर जाएं? तो हम लोगों ने कॉमिक बुक्स बनाना शुरू की और अल्लाह का शुक्र है 13,000 स्कूलों में है। सो प्रॉब्लम वी वर ट्राइंग टू सॉल्व और रादर कंट्रीब्यूट वाज टू क्रिएट मोर लोकल हीरोज फॉर पाकिस्तानीज एंड नॉन पाकिस्तानीज। हमारी जो कॉमिक बुक सीरीज है टीम मुहाफिज, उसमें इट्स अ स्टोरी अबाउट 10 टीनेजर्स। उसमें 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं, लेड बाय फीमेल, और उसमें एक हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, So there are lots and lots of layers of your messaging and टाइम पास के लिए जो एंटरटेनमेंट देखते हैं उससे हमारे जहनों पे क्या कोई असर हो भी रहा है या नहीं। डाइट ही को ले लीजिए, अगर कोई चीज़ आपके लिए मुज़र सेहत है या आप समझते हैं तफरीहन इसको खाया जा रहा है, एक आध दफ़ा कंज्यूम करें बुरा नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको आदत बना लेंगे वो आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगी। इसी तरह जो सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या फिर अगर हम कहें टिकटॉक पे कंटेंट आप तक पहुँचता है, वो किस हद तक आपके जहन को और आपकी पर्सनालिटी को शिफ्ट करता है। क्यों हम समझते हैं कि एक आध घंटा अगर हमने टिकटॉक पे कोई मज़ाहिया चीज़ देख ली तो उसका हम पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या उससे हमारे जहनों में, हमारी दुनिया को देखने के अंदाज में तब्दीली आ रही है या नहीं? दैट्स द क्वेश्चन। और सबसे बढ़कर ये कि ज़रा टिकटॉक पे मैं आज ख़ास तौर पर बात करना चाहूँगी, क्योंकि जो लोग टिकटॉक स्टार्स हैं वो शायद उम्र का तकाजा है जी, मुझे समझ नहीं आते उनकी वजह शोहरत क्या है, और यही मैं अपने पैनल से भी समझने की कोशिश करूंगी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जबरदस्त व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटल, इससे रिलेटेड जो भी मसाइल हैं, जो भी इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करती हैं। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी से इनका ताल्लुक रहा है और आज भी इसी में अपना ज्यादातर वक्त सर्व करती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फाकिया इमरान। थैंक यू फाकिया फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं। अगेन आई हैव नोन हर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड राबिया हैज बीन वन ऑफ द पायनियर्स व्हेन इट कम टू द IT and technology taking over in Pakistan. She had a quality magazine called CIO. I believe there's an online version of that still available, जिसके अंदर बात की जाती है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर की, यानी when IT was taking over our lives at the cusp of things कैसी थी। But then her purpose changed to finding and creating quality content for the children of Pakistan and therefore came into being टॉफी टीवी। हमारे साथ मौजूद है राबिया गरीब। अस्सलाम वालेकुम राबिया। वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम। थैंक यू फॉर हैविंग। और अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि कारवान हयात से बाबर साहब हमारे पास मौजूद थे, उन्होंने कहा कि लगभग अंदाजों के मुताबिक कहा जाता है कि 36 to 40% ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान हैव वन मेंटल वेलबींग इशू और द अदर। लेकिन हमारी बदनसीबी ये है कि हर 5 लाख लोगों के लिए एक साइकियाट्रिस्ट या एक काउंसलर ही अवेलेबल है। तो अपनी आगाही खुद ही करनी है और अपना इलाज भी खुद करना है, और उसके लिए हम थोड़ी सी तवज्जो चाहते हैं और इंफॉर्मेशन लेते हैं फ्रॉम अली मुर्तजा लखानी, हु इज अ मेंटल थेरेपिस्ट एंड अ मेंटल वेलबींग एक्सपर्ट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू। फाकिया, सबसे पहले टिकटॉक ये आया और छा गया, घर घर में ये बीमारी फैल गई। इसको मैं तो बीमारी कहूंगी क्योंकि मैंने आज तक कोई तमीज की चीज इस पे नहीं देखी है। ये क्या फिनोमेना है? देखिए, मजे एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज जो मैं अभी आजकल साथ भी देख रही हूँ, कोई सी भी चीज जहाँ पे आप कहते हैं कि कोई आपको, जहाँ आपको कह रहे हो ना खुद कुछ नहीं करना है या कहीं कोई एफर्ट नहीं डालनी या कोई वैल्यू नहीं दिखा रही है, जहाँ पे इट्स जस्ट अ माइंडलेस लाफ्टर, वो बड़ी जल्दी, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन वो बड़ी जल्दी वायरस ही है ना, वो तभी वायरल हो जाती है, वही चीज है। अच्छा, इसमें एक दो चीजें जो है ना वो बहुत बड़ी देखने वाली हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है, हमारा अपना भी जो टाइम है ना, हमने भी बिल्कुल छोड़ दिए हैं, अपनी औलादें भी, और जो आपस में जो सोशल टाइम होता है वो भी। अब उस टाइम पे मैंने अपने बच्चों के साथ भी कई दफा देखा, अगर आप देखें वो जब फोन पे भी लगे होते हैं या जब लैपटॉप पे भी लगे होते हैं, एक होता था मूवीज देखना या कोई सीरीज आप देख रहे हैं, अब एब्सोल्युटली इट्स यूट्यूब। और यूट्यूब के ऊपर एज अ जर्नलिस्ट हमें बताया जाता था कि किसी भी शख्स से अगर मुलाकात हो, जैसे आप 3 लोगों को यहाँ पे बुलाया राबिया, तो आई नो कि आपका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज इट दैट यू कमिट योर एनर्जीज एंड योर माइंडसेट टू, वजह शोहरत क्या है, आप किस चीज के एक्सपर्ट हैं। व्हेन आई मीट अ टिकटॉक स्टार,
जिसकी मिलियंस में फॉलोइंग्स है, और मैं उससे कहती हूँ बेटा आप करते क्या हैं? जी मैं टिकटॉक स्टार हूँ। टिकटॉक पे आपने वीडियो बनाई तो मार्का ये है कि आपके हाथ में एक स्मार्टफोन था जिससे आपने एक वीडियो बना ली, या आपने कोई वैल्यू ऐड की? व्हाट इज दैट वैल्यू ऐड? आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड राबिया। The value is getting in touch with millions of people who have the innate desire to be entertained. That's the value. And they know exactly what to do. चाहे वो lip sync के जरिए है, चाहे वो डांस के जरिए है, चाहे वो कोई फनी गॉसिप के जरिए है, लेकिन ये मिर्च मसाला जो है, जैसे हम फालतू एंटरटेनमेंट शायद कहते हैं, इससे बज़ाहिर एंटरटेनमेंट बहुत एक जो नीड है, जो गैप है, वो फुलफिल होता है। बट डू यू नॉट फील कि ये तो हमने एंटरटेनमेंट को एक तरह से डाउनग्रेड कर दिया? देखें, हम जब छोटे थे हम सुनते थे पीटीवी पे अनवर मकसूद साहब के मुकालमे, और वो तंजो मजाक कहा जाता था, तो आप उससे वोकैबुलरी सीखते थे, विट आपको पता चलती थी। व्हाट इज इट दैट वी आर लर्निंग? आइए मैं जरा व्यूअर्स को दिखाती हूँ ना, जो मशहूर तरीन हमारे यहाँ के टिकटॉक क्लिप्स हैं और स्टार्स हैं, ये हो क्या रहा है? प्लीज हेल्प मी अंडरस्टैंड। आई एम लिटरली अ स्टूडेंट टुडे। मैं आज एक स्टूडेंट ऑफ टिकटॉक बनना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए कि ये हो क्या रहा है। लेट्स टेक अ लुक। हर घर से, हर गली कूचे चौबारे से बाहर निकल रहा है। बात है, ये शुरू कहाँ से हुआ है पता नहीं भाई। एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है हॉलीवुड का, सब जानते भी हैं, और मैं भी बाज़ का सोचती थी कि इन्होंने इतनी बड़ी एम्पायर कैसे बनाई है, कार्डेशियंस वाला जो भी है, और वो वहां से एक ट्रेंड शुरू हुआ है जहां से ये टिकटॉक और ये बाकी चीजें। अब देखो इंटरेस्टिंग बात, अगर आप देखें, हर एक को दो चीजों का बहुत शौक है। एक तो इंस्टेंट पैसे कैसे बन सकते हैं, और पैसे बनते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात ये वैलिडेशन का एक मेजर इशू है। ठीक है ना, तुम हर एक को है कि मुझे 4 लोग जो हैं वो जानने वाले जरूर मिल जाएं, या आपको इंस्टेंट। अच्छा, नाउ देखिए इसी पॉइंट को जरा आगे बढ़ाते हैं। क्या क्वालिटी है उस पे कोई नहीं अली से मैं यही पूछना चाहूंगी, फाकिया ने यह कहाँ पे कहा कि अगर इसी को बेस मान के चलते हैं कि इनको वैलिडेशन चाहिए, आप ये नोटिस कीजिए कि जितने लाइक्स, जितने हार्ट्स, जितने थम्स अप मिलते हैं, उससे ज्यादा बुरा भला कह रहे होते हैं लोग। ये भी बात, ये क्या वजह है कि आप खुद करके कोई ऐसी चीज डालें और आप इस बात से बेहिस हो जाएं कि जी लोग बुरा भी कह रहे, बदनाम हुआ तो क्या नाम तो हुआ। बिल्कुल। अच्छा, मैं उस बात से शुरू करूंगा जो भी आपने थोड़ी देर पहले बोली कि हमारे टाइम पे जो एंटरटेनमेंट थी वो डिफरेंट थी। ऑब्वियसली मुझे भी याद है, मेरे टाइम पे एंटरटेनमेंट वो NTM और STN ये चैनल्स आते थे। ऑब्वियसली मोड ऑफ एंटरटेनमेंट टाइम के साथ चेंज हो गया है। जो आज की जनरेशन है फास्ट हो गई है, नेटफ्लिक्स आ गया है, यूट्यूब आ गई है, तो वो चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो गई है। But now there's a very fine line कि जब वो डिसऑर्डर बनना शुरू हो जाता है। But have you noticed, since you mentioned Netflix पे आपको वर्ल्ड ओवर सिर्फ पाकिस्तानी कंटेंट नहीं, इंडियन कंटेंट भी आप बात करें, क्योंकि वो ब्रॉडकास्टिंग वाले सेंसरशिप्स हट गई है, सो पीपल आर यूजिंग मोर फाउल लैंग्वेज, यानी उसमें आप किसी को बुरा भला कहना, बहुत गंदी गालियां देना, वो बड़ा कॉमन होता जा रहा है। दैट अब्यूजिव लैंग्वेज हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ। एंड आप देखो आजकल की जनरेशन में, यंग जनरेशन की बात करता हूँ, वो लोग उस चीज़ को वेलकम भी करते हैं इन अ वे, यू नो। अच्छा, अब वैलिडेशन की जो बात होती है, मैं भी हम लोग बात भी कर रहे थे कि मसला ये नहीं था कि आप पोस्ट क्या कर रहे हो, सफरिंग तब शुरू होती है जब लाइक्स की काउंट शुरू होती है। ठीक है ना, आपने पोस्ट तो कर दिया, अब मुझे 50 लाइक मिले हैं, मुझे 100 लाइक मिले हैं, दैट नीड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम इनसाइड इज द स्ट्रगल। अब वो नीड ऑफ वैलिडेशन क्यों होती है कि लोगों को दिखाने, एक तो मोड बहुत इजी हो गया, इट्स फ्री। अच्छा, ये आप ये भी देखो कि दिस इज अ पैरेलल लाइफ दैट पीपल आर लिविंग। अ लॉट ऑफ द टिकटॉक स्टार्स, लड़के तो फिर भी चले बहुत मशहूर हुए तो खानदान को पता है, लड़कियां जो कर रही हैं वो छुपकर कमरे के अंदर कर रही हैं ना। सडनली आई डोंट इवन रियलाइज इट, और मेरे घर में एक टिकटॉक स्टार मौजूद है राबिया। कैसे किया जाए? ऐसा भी हो रहा है। आप Everybody knows about okay, I'm surprised now. That is the funny bit, और यही हम बात कर रहे हैं कि आप बहुत सारी टीनेज यंग लड़कियां देखें, या चले छोटे बच्चे हैं तो कहाँ पे समझ में आता है कि शायद कोई एडल्ट ही इनकी वीडियो बनाकर अपलोड कर रहा है, बट दे आर यंग टीन्स हु आर गेटिंग इनटू दिस, जिनके घर वालों को नहीं पता। देखें, हमारी सोसाइटी में एक वो बात तो है ना, अब शर्मो हया लिहाज की बात करते हैं, आपको होता है कि जी बच्ची अगर घर से भी जा रही है तो सिक्योर तरीके से जाए, देन हाउ इज इट दैट यू आर ओके विद the kind of content that we just saw being viewed by millions of people who are unknown to you, and every family has become this liberal? I know, but Sidra, from a content creation perspective, आप ये देखें कि आपने बात की थी कि स्मार्टफोन्स है, एजुकेशन की कि वो तब्दीली आएगी, चेंज आएगा। फ्रॉम अ कंटेंट क्रिएशन परस्पेक्टिव, टिकटॉक का प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर इस वजह से है क्योंकि उसमें एक ईज ऑफ यूज है। आपने कैमरा लगाया, ऑन किया, उसके ही फिल्टर्स किए, उसकी ही लाइब्रेरी से आपने एक्सेस कर दी। अच्छा, रही बात कि ये कंटेंट अच्छा है या गलत है, बुरा है, एंड व्हाई इट्स एडिक्टिव इज बिकॉज
कोई बात करता है तो चीज़ फैलती है, राइट? आप अच्छी बातें करेंगे तो अच्छी बातें फैलेगी। अगर आपको लगता, अगर हमें माशरे के तहत लगता है कि कंटेंट बहुत एडिक्टिव है और बहुत नेगेटिव है, तो आप ऐसे स्टार्स पे इन्वेस्ट करें, ऐसे लोगों पे इन्वेस्ट करें जो अच्छी बातें कर सकें। रबीआ जी, लेकिन आप देखें यही फिनोमेना हमने टेलीविजन मीडिया में देखा था। जब 10 या 15 साल पहले हमने प्राइवेट मीडिया पे देखा कि रेटिंग्स की दौड़ शुरू हुई, तो हमने जो चीज ज्यादा स्कैंडलस थी, ज्यादा शॉकिंग थी, जो बुरी थी, वो अनफॉर्चुनेटली आईबॉल ज्यादा लेती थी और वो ऊपर की तरफ आ गई और हम उसको करेक्ट नहीं कर पाए। इवेंचुअली हमने व्यूअर्स को ऐसा बना दिया जिनको चीख चार, मार धार, शॉकिंग चीजें पसंद है। मेजर इशू है इस चीज के साथ, इवन टू द एक्सटेंट बहुत सारे मॉर्निंग प्रोग्राम्स में भी आई हैड एन इशू विद दैट एज वेल। देखिए वही जो भी आपने बात की ना, जब पीटीवी स्टार्ट हुआ था तो आपने कहा कि एक ऑब्जेक्टिव ये था कि हमने वो बहुत सारी हमारी आवाम जहां पे और रसाई नहीं है, तो इसके थ्रू आप एक मैस उनकी एजुकेशन करेंगे, ठीक है, एजुकेशन हो सकती है। अभी मुझे भी जो एक मेरे में जो एक कभी कभी मुझे जो प्रॉब्लम होती है वो ये है कि हमें सम, और वो टीआरपी की रेस है जिसके अंदर आप बहुत सारी कुछ, और बाज लोग, मैंने कईयों से मेरी बात भी हुई है, वो ये कहते हैं कि हम क्या करें क्योंकि कमर्शियली उसकी वैल्यू नहीं बनती। बट देखने वाली बात यही जो आप कह रहे हैं कि एंड ऑफ द डे जो हमारे घर पे खवातीन बैठी भी हैं या वो लोग जो टीवी देख भी रहे हैं, हम एक ही चीज बार बार फीड कर रहे हैं, और उसका ये है कि अगर कोई टेंडेंसी थी भी कि उसके अलावा भी आप कोई अच्छी चीज देख सकते हैं या एजुकेट कर सकते हैं, हमने उसको किल कर दिया, मुकम्मल तौर पे मार दिया, बिल्कुल, डिजायर ही नहीं रही है। यानी ये क्या तो हम कह रहे हैं कि माशरा तब्दील हो जाएगा टुमारो व्हेन दीस टिकटॉकर्स आर नॉट टीनेजर्स, व्हेन दे आर नॉट 20 एनीमोर, जब ये 30-40 साल के होंगे तो लोग इनको इसी तरह अप्रिशिएट भी करेंगे कि भाई ये बहुत मौजूज हो जाएंगे, हमें नहीं लगेगा कि ये ऊट पटांग बात है। देखिए मौजूज अभी भी, मैं पर्सनली इनका एहतराम करती हूँ, आई रिस्पेक्ट देयर चॉइसेस, बट पीपल नीड टू रियलाइज, खासतौर पे नौजवानों को ये पता होना चाहिए कि अब आपके पास ये सहूलत नहीं है कि आप अपने पास्ट को, माजी को मिटाकर आगे बढ़ सकें। अभी आप लड़कपन में, खेलकूद में जो अगर गलती कर रहे हैं, दिस इज योर डेटा, इट इज गोइंग टू स्टिक विद यू फॉर एवर। अली, डू वी इवन रियलाइज दैट? सी कंपटीशन जो है ना आजकल यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, वो बहुत ज्यादा हो गया है। अगर 5 दोस्तों का एक ग्रुप है और एक उसमें टिकटॉक स्टार है, हाँ, तो वो 4 कुछ भी करेंगे उसको कम्पीट करने के लिए। अली, इस पर हम मजीद बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, उनको भी ले लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं आपका शो रोज देखती हूँ। थैंक यू सो मच। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सोबिया बात कर रही हूँ, कराची से। जी सोबिया, टिकटॉक स्टार्स को फॉलो करती हैं? नहीं, मैं मतलब इनको ना फॉलो करती हूँ ना मैं कहती हूँ ये करना चाहिए। मतलब मैं खुद एक टीनेज हूँ, हाँ, और मुझे गलत लगता है। अच्छा, आपको गलत क्यों लगता है? आपको लगता है कि दिस इज टू मच इन योर फेस? रीजन क्या है इसको नापसंद करने की? रीजन ये है कि मुझे लगता है कि हम लोग इस एज में जिसमें हमें लगता है कि हमें मतलब हर चीज जल्दी मिल जाए, हाँ, और हम इसमें आ भी इसीलिए रहे ताकि हमें मतलब जल्दी हर चीज मिल जाए, हम मशहूर जल्दी हो जाए, हमारा एक नाम बन जाए। लेकिन एज ए व्यूअर अगर आपका चले इस बात पे रिजर्वेशन है भी कि आप कभी खुद नहीं बनाएंगी, देखने में मजा आता है? डू यू फाइंड इट एंटरटेनिंग? नहीं, मुझे अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ। आपको लगता है टाइम वेस्ट है? थैंक यू सो मच सोबिया फॉर कॉलिंग इन एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ रेगुलर व्यूअर। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, आपकी कही भी बात को मजीद फॉलो और आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वक्त कम, मुकाबला सख्त। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि टिकटॉक बनाना, यानी आपकी एक एनर्जी तो लग रही है ना, आपने कोई ऊट-पटांग हरकत सोची है जो आपके ख्याल में मज़ाहिया है, एंटरटेनिंग है, आपने उसको रिकॉर्ड किया, अपलोड किया है, और उसके बाद आप इस ताक में बैठ गए हैं कि उसको कितनी लाइक्स मिलती हैं, कितने शेयर्स मिलते हैं, वो कितनी वायरल होती है, क्या वो सेंसेशन बनती भी है या नहीं। इसका असर आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मेंटल वेलबींग पे क्या होता है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। अली, जो टिकटॉकर खुद है, चलें उसने एक बड़ी नाइव सी चीज़ शुरू की, मशहूर हो गया, सर्टन सस्टेनेबल अमाउंट है, अब ये प्रेशर है कि हर वक्त एक नई वीडियो और उस वीडियो को पिछली वीडियो से ज्यादा लाइक्स मिलती हैं, ये आपके साथ क्या कर रहा है? अच्छा, मैं इसको अगर मेंटल हेल्थ पॉइंट से इसको एक्सप्लेन करूं तो एक प्रॉपर एडिक्शन है। हाँ। किस तरीके से, मैं थोड़ी सी मिसाल देता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब हम एडिक्शन की बात करते हैं सिर्फ ड्रग्स हमारे जहन में आता है, ठीक है। जैसे हम ड्रग के लिए हम लेते हैं, उसके लिए हम कोई भी एक्ट कर सकते हैं यूज करने के लिए, क्योंकि एक वो जहन में वो सुकून मिलता है, डोपामीन रिलीज होता है। इसी तरह जो सोशल मीडिया है, भले ही वो यूट्यूब है, फेसबुक है या टिकटॉक, विद एवरी लाइक यू गेट दैट हिट ओवर देयर। साइकोथेरेपिस्ट
के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए एक नशे की तरह एक आदत आपको बना देता है, और एक ड्रग एडिक्ट जैसे एक नशा लेने के लिए किसी भी लेवल तक जा सकता है। इसी तरह आप देखें ना, कितनी ऐसी वीडियोस होती है जो बहुत इनअप्रोप्रिएट होती हैं, लेकिन वो एक क्यों कर रहा है, वो जो करने वाला है, क्योंकि ही वांट्स दैट हिट। अच्छा, इसमें और लाइंस भी काफी ब्लरी हैं बाय द वे। मिसाल के तौर पे राबिया, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा बहुत कॉन्फिडेंट हो। सो समटाइम्स व्हाट स्टार्ट्स एज अ वेरी नाइव, बड़ी मासूमाना सी बात कि बच्चा कोई क्यूट हरकत कर रहा है, चलो उसकी वीडियो बना ली, बट देन सडनली यू टर्न द चाइल्ड इनटू अ प्रॉप। जो मैंने इस पे पहले बात की थी तो लोग बड़े नाराज हुए थे। एक छोटा बच्चा, उसकी एक टीचर ने वीडियो बनाई, वो वायरल हो गया, देन ही केम इनटू मेन स्ट्रीम। आई मीन व्हाट आर वी डूइंग टू चिल्ड्रन, व्हाट आर द रोल मॉडल्स? यानी ये बच्चा कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसने कोई एग्जाम में फर्स्ट प्राइज लिया हो या कोई कंपटीशन जीता हो। वी आर लिटरली यूजिंग दैट पर्सन एज अ प्रॉप। I'll continue with what Ali said. It is an addiction, and this addiction begins at the youngest age. 2 साल 1 साल का बच्चा 2 साल के बच्चे को भी पता है कि अगर मैं YouTube खोल के वीडियो बनाऊंगा तो इट इज़ वेरी पॉसिबल दैट देखता हूँ कितने लाइक्स मिलते हैं इसमें। वी वर्क विद चिल्ड्रन एट टॉफी टीवी। हर बच्चा आता है, कहता है कि इसको कितने लाइक्स मिलेंगे, कितने व्यूज मिलेंगे। वेरी कितनी हार्मफुल कॉन्वर्सेशन। लेकिन आप देखिए कि एज अ सोसाइटी हम उस बात को इनकरेज करते हैं। As when you look at the commercial angle of any web channel, everyone comes to you and says कितने likes हैं, क्या है। So that has become the benchmark. जो हम quality of content की बात करते हैं, हम किसी क्लासरूम में जाके ये नहीं बोल सकते कि बच्चा आप अभी इकबाल का शेर पढ़े, हम इसको जो है वीडियो करेंगे ताकि पूरी दुनिया में इकबाल के शेर जो है फैल जाए। Nobody is going to care at all until you do something extremely stupid. Okay, but then I have a question. वाकई जी, I am all for free internet, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बना ही इसलिए था ताकि हर एक को अपना बात कहने का हक हो। ठीक है, उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट है और ये मुज़र असरात हैं। बाहर की सोसाइटी में अगर मैं देखती हूँ, अगर मुझे 5 बुरी मिसालें मिलती हैं तो 2 अच्छी मिसाल भी मिल जाती है। There must be some kid who is doing something right, या तो जिस तरह हम ग्रेटा की बात करते हैं, she has become an environmental activist, वो भी तो इन्हीं टूल्स का इस्तेमाल कर रही है ना। हमारे यहाँ वो क्या गैप है कि हमें सिर्फ नेगेटिविटी और बुराई नजर आ रही है? Why do we not have success stories and positive role models? That's my question. देखिए, उधर भी थोड़ा सा हमसे शायद पहले आ गया और हम अभी तक इवॉल्व हो रहे हैं। मे बी हम बंदे रहे, हम भी होते रह जाते, हमारे पास थोड़ी सी चीज, हम अजीब बंदे रहे यार। लेकिन सिद्रा बात, आई थिंक अब वो इतना डिफरेंस वो भी नहीं रहा। वहां पे भी जिस तरह यूज हो रहा है, अगर वहां पे अपने आप टीम्स को देखें, यहाँ पे देख लें, एक ही जैसी चीज चल रही है। यहाँ पे भी आपको कोई ना कोई सक्सेस स्टोरीज अगर आप देखें मिल भी जाएंगी, अच्छा क्वालिटी कंटेंट भी है। आई डोंट हैव वन पॉपुलर मेनस्ट्रीम पर्सन जो कहे कि जी मैं तज्जिया देता हूँ, या तो वो कॉन्स्पिरेसी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये कि हम ये सुनना क्यों नहीं चाहते? ये जो बात कर रही है ना अभी, वही वाली बात है क्वालिटी की। क्वालिटी मटीरियल में कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, उसकी कोई वो ही नहीं है जिसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि हम इस लेवल पे पहुंच क्यों गए हैं कि हमें इस वक्त सिर्फ वो चीज चाहिए जो कि राइट इन योर फेस है, जहाँ पे आप कह ले आपको एकदम बड़ी एब्रेसिव किस्म की, बड़ी खराब किस्म की लैंग्वेज है, वो बहुत अच्छी बात है। हम यहाँ तक पहुंच क्यों गए? दैट्स द क्वेश्चन वी नीड टू एड्रेस। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि पढ़े लिखे लोग, अच्छा 1 मिनट के लिए आप कहते हैं कि जी टिकटॉक के ये स्टार्स, ये ब्रांड ऑफ एंटरटेनमेंट वो लोग देखते हैं जिनमें ज्यादा आगे ही नहीं है या उनका टेस्ट अच्छा नहीं है। क्या आपको पता है कि जो बड़े अपने आप को अच्छा पढ़ा लिखा बाशऊर शख्स भी समझते हैं, वो भी उसको देखना, उस पर नेगेटिव कॉमेंट ही करना लाजिम और मलजूम समझते हैं? राबा जी, ऐसा नहीं है कि आपके और मेरे पास पहुंचेगा तो हम कहेंगे नहीं नहीं हम नहीं देखते, ये हमारी चीज नहीं है। हम भी देखेंगे, हम भी कमेंट करेंगे, तो हमसे बड़ा मुनाफिक कौन है? आपने एक बात थोड़ी देर पहले की थी कि आप खुद टिकटॉक पे नहीं है। हाँ। अगर नहीं है तो गलत है वो। अच्छा, बिकॉज यू आर मिसिंग आउट। एक फिनोमिनन है fear of missing out, FOMO is another big issue nowadays. FOMO and YOLO, इसने हमारी जिंदगी में YOLO is you only live once. ओके, योलो भी है। योलो एंड फोमो, मैं इसको कहती हूँ फोमो से ज्यादा मुझे जोमो होता है। जोमो इज जॉय ऑफ मिसिंग आउट, सो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी जॉयस दैट आई एम मिसिंग आउट ऑन थिंग्स। बट अली, पेरेंट्स के लिए क्या कहोगे जिन्होंने शायद पढ़ने लिखने के लिए, बच्चे भी आजकल बड़े प्रेशराइज करने के नए नए बहाने, भाई हमारा सारा ट्यूशन और हमारी सारी टीचर्स अब हमसे कोऑर्डिनेशन के लिए व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, हमें स्मार्टफोन चाहिए। फिर उस स्मार्टफोन के साथ क्या होता है, उस पर नजर पेरेंट्स कैसे रखें? देखिए, जो सबसे मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं एक मेंटल हेल्थ काउंसलर भी हूँ और एक पेरेंट भी हूँ, ठीक है, दुनिया का जो सबसे टफ काम है ना वो पेरेंटिंग है। अच्छा, ठीक है, बिकॉज देयर इज नो सच थिंग एज परफेक्ट पेरेंटिंग। हाँ, और उज्जत भी नहीं मिलती है। हाँ, ये गुड इनफ इज ओके, नो मैनुअल इज देयर, नो मैनुअल इज देयर, नो सैलरी इज देयर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली।
तो हेल्दी बाउंड्रीज बच्चों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से उनकी एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल फ़ोन एक नीड भी है, एक ज़रूरी भी है। लाइक कितना होमवर्क जो मिलता है, मैं भी अपने बेटे को देखता हूँ, वो लैपटॉप पे गूगल से कितनी चीज़ें देखनी होती है। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि कितनी उसको ज़रूरत है, क्या मैं हेल्दी बाउंड्रीज बना रहा हूँ, और कितना अनहेल्दी काम भी जो होता है। Children be allowed to have TikTok? आप राबी आप क्या कहेंगी? I think they should be. They should be. As long as उनका घर का माहौल और स्कूल का माहौल ऐसा हो कि वो आपस में शेयर करें, बड़ों से शेयर करें. As a parent, you mentioned that it is extremely important as a parent, as a teacher, you know what is going on, ताकि आपसे वो कम्युनिकेशन नहीं हो. अच्छा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और इस पे बात करेंगे कि फिल्टर कोई नहीं है. एक वीडियो आपको लग रहा है कुछ डिसेंट है, उसमें कोई इनडिसेंट जोक नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद अगली वीडियो कैसे आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है. इस पे जरा बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. स्टोरी जी, वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान बात. हम कर रहे हैं टिकटॉक की. अच्छा, थोड़े दिनों पहले हमने देखा कि कुछ लोगों की नाजेबा गैर इखलाकी वीडियोस लीक हो गई और एक नया फिनोमेना हमारे सामने आया. लोगों ने पहले इस बात पे दुर्गत बनाई कि ऐसी वीडियो बनाई क्यों थी, लेकिन अगर आप टिकटॉक पे जाएं, हाफ ऑफ दीज वीडियोज आर मेड इन प्रिवेसी. यानी एक शख्स के पास अपना स्मार्टफोन है और वो अपने कमरे में बैठ के या तो कोई लड़की या लड़का एक वीडियो बनाते हैं और उसको अपलोड करते हैं. क्या लोगों को पता होता है? यानी एवरीबडी लाइक्स टू फील कि वो कोई बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार हैं, तो पीछे किसी भी गाने पे वो जरा एक्सप्रेशंस वाली एक्टिंग हो रही होती है, मेकअप हुआ हुआ होता है, बाल खुले हुए होते हैं. बट यू रियलाइज ऑल काइंड्स ऑफ पीपल. यानी अपने जहन में जरा एक मिनट के लिए उस शख्स को लेके आए जिससे आपको खौफ आता है, जिसके देखने से आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, एंड देन रियलाइज कि जब ये आप वीडियो अपलोड कर लेंगे उस जैसा एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों हजारों लोग आपको देख रहे होंगे. व्हाई इज दैट थॉट नॉट मेकिंग अस अनकंफर्टेबल? दैट इज माई क्वेश्चन. कई इस वीडियोज को आप देखें, हमें अक्सर पता चलता है किसी वेडिंग में या किसी तकरीब में आप पहुंचे तो कोई शख्स सामने से गुजरता है, वहां पे मौजूद लोग, वहां के वेटर्स, वहां का स्टाफ, वहां पे आए हुए गेस्ट पॉइंट आउट करते हैं कि फलाना शख्स टिकटॉक स्टार है, और फिर आप में भी तजस्सुस होता है, आप भी जाके देखने की कोशिश करते हैं कि भाई इसने क्या कारनामे ऑनलाइन डाले हुए, और यकीन कीजिए एट टाइम्स इट मेक्स यू फील वेरी वेरी ऑकवर्ड. तो वो चीजें जिसको देखने में हम ऑकवर्ड फील कर रहे हैं, लोग इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली अपने घर पे, चलो रिकॉर्ड भी आपने कर लिया, एक मिनट के लिए लीवे दें कि आपकी प्राइवेट वीडियो है, लेकिन फिर देन फॉर पब्लिक ओपिनियन यू पुटिंग इट आउट इन पब्लिक. ये ओके कैसे हुआ? फाकिया जी, योर कमेंट्स. जो कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे साथ ये बहुत बड़ा एंगल है. सोशल मीडिया आ तो गया जो कि बहुत अच्छी तरह, जिसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन उसके बाद हम पूरी तरह उसके लिए तैयार नहीं है उसको हैंडल करने के लिए. इतनी आज़ादी मिल गई कि अब हमें समझ नहीं आ रही कि हमने क्या करना है, और हर कोई उसको अपनी वीडियो बना के डाल रहे हैं या जो भी कर रहे हैं. वो क्या कर रहे हैं मैं उस पर नहीं जाना चाहती. मैं इस बात पर बात जरूर करना चाहती हूँ कि थ्रू आउट अगर आप देखें हिस्ट्री, हमेशा देयर हैज बीन पॉजिटिव और नेगेटिव का हमेशा से एक दौड़ रही है. ठीक है ना? आई डू फील कि देयर इज अ लेवल ऑफ नाइविटी. यानी जब एक 12 साल 14 साल या समझो 20-21 साल की लड़की भी कोई वीडियो बना रही है, क्या उसने ये जहन में एक दफा बात घुमाई है कि ऑल काइंड्स ऑफ पीपल आर वाचिंग इट? देखिए, आप जिस तरह सोच रही है ना, बिकॉज आपका लेवल ऑफ अवेयरनेस डिफरेंट है. ठीक है, मेरा वो लेवल ऑफ अवेयरनेस ही नहीं है. ठीक है, मेरे अपने बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज सपोज चल रहे हैं. मुझे इस वक्त सिर्फ ये चाहिए एक वैलिडेशन की, ये मुझे जानती है, वो मुझे जानते हैं, या मेरा ये मुझे आई जस्ट वांट दैट. अंदर से नहीं मिलेगी तो आपको एक्सटर्नली तो चाहिए ही होगी. हम यहाँ पे बात क्या कर सकते हैं कि इसके वेरी स्लिपरी रोड. इट इज अ स्लिपरी, बट देन अगेन वही वाली बात है ना, आप सरफेस पे भी बात कर सकते हैं, आप उसकी गहराई में भी, उसकी रूट्स में क्या है उस पर भी बात कर सकते हैं. हमारे कल मेरे ऑफिस में एक बात हो रही थी, मुझे वो इतनी अच्छी लगी. यंग माशाल्लाह ये सारे हमारे जो कॉलीग्स वगैरह हैं. देखिए, दो चीजें हैं इसके इम्पैक्ट को जो नलिफाई के मेरे बच्चे भी देखते हैं, सबके देखते हैं. जैसे आपने बात की, आई टोटली एग्री विद यू कि आप उनको मना नहीं करें, देखने दें, लेकिन आपकी इम्यूनिटी, जर्म्स वायरस हर तरफ होंगे. अगर आपकी अंदर की इम्यूनिटी अच्छी है ना तो आप हर दफा बीमार नहीं पड़ेंगे. देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं कर रही राबिया. यू एंड आई वी बोथ बीन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग. हम जी नाम नहीं लूंगी ब्रांड का, अगर कोई सोप का ब्रांड है, शैम्पू का ब्रांड है, बाकायदा एक रिएक्शन आता था. पीपल एहतजाज करते थे आउटडोर मीडिया पे. अगर किसी मॉडल की तस्वीर, उन्होंने कहा जी स्किन शो ज्यादा है, इसने हाफ स्लीव्स क्यों पहनी है, हमें ये पसंद नहीं है, इसकी आधी टांग नजर आ रही है, हमें ये पसंद नहीं है. उस पर कालक भी पोत के जाते थे, थ्रेट लेटर्स आते थे बकायदा. नाउ फास्ट फॉरवर्ड 5 years, every kind of content is on TikTok. People are making private videos
and we're okay with it. What happened? 5 साल में क्या हुआ है? Well, the sense of privacy has we've really pushed the envelope. We are okay with it. And सबसे बड़ी बात है human, आपने बात की कि टिकटॉक पे आपको कोई भी देख सकता है, टेलीविजन पे भी हमें कोई भी देख सकता है। मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा ड्राइवर भी बोलेंगे। तभी तो हमने सेंसरशिप रखी, बिल्कुल, तभी पहनने ओढ़ने का एक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है इसके ऊपर। इट ऑल कम्स बैक टू द हाउस। आपको सही और गलत का फर्क पता है या नहीं? और आप क्या, अगर कोई सही बात करते हैं तो क्या आप उस इंटेंट से करते हैं कि हाँ सबसे ज्यादा मैक्सिमम व्यूअर्स मुझे देखेंगे? अगर आप कोई गलत बात करते हैं तो क्या आपको डर है कि कोई आपके ऊपर उंगली उठाएगा? वो सोशल रेप्रिमांड होने का डर अब खत्म हो गया। थैंक यू सो मच फाकिया जी, राबिया एंड अली। आई विश आई हैड मोर टाइम। इसको दोबारा करने की जरूरत है जी। एक टिकटॉक पे शो और होगा, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे। बात ये बहुत अहम है कि व्हाई हैव वी बिकम सो ओके कि हमारे पास कोई सोशल प्रेशर नहीं। पहले लोग कहते थे लोग क्या कहेंगे हमारी सबसे बड़ी तकलीफ है। अब हमें लगता है कि लोग कुछ नहीं कह रहे। इस बात पे भी हमें थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए। इसी के साथ लेते हैं आज के प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।